the 12th December 2025. Matters raised with permission. श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद सर। सर, मैं आपके माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली में सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो इस समय लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, जो समस्याएं वहां की हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और तमाम स्पोर्ट्स की एकेडमी है। देश और दुनिया के विख्यात खिलाड़ी जो विश्व विजेता क्रिकेट टीम के मेंबर रहे हैं, मदन लाल जी वहां पे क्रिकेट की कोचिंग देते हैं और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं मान्यवर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भय का माहौल है। लोग जाने से डरते हैं, महिलाएं और बच्चियां वहां पे जाने से डरते हैं, बुजुर्ग वहां पे जाने से डरते हैं, क्योंकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब का अड्डा बना दिया गया है मान्यवर। शराब का अड्डा बना दिया गया है। अब यह शराब का अड्डा मान्यवर इनके खुद के नियमों के विपरीत है मान्यवर। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो बायलॉज बनाया गया, उस बायलॉज का नियम 27 ये कहता है, कंज्यूमिंग लिकर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग इन द प्रेमिसेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट एंड अवॉइड इंडल्जिंग ऑन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। इसके अलावा इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सर 15 मार्च 2018 को 28 लोगों को मेंबरशिप से सस्पेंड किया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब पी रहे थे। जब आप 28 लोगों की मेंबरशिप इस आधार पर कैंसिल कर सकते हैं कि वहां पे शराब पी रहे थे, तो आपने वहां पे शराब के लिए परमिशन कैसे दे दी? वहां पर शराब की लीकर की बिक्री करने के लिए कैसे परमिशन दी? यह मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं मान्यवर। बस अंतिम में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। राजेश अग्रवाल जी ने डीडीए से एक आरटीआई के जरिए सवाल पूछा और उसमें पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लीकर की दुकान का लाइसेंस दिया गया है? उत्तर मिला हां। और दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या यह नियमों के हिसाब से सही है? उन्हीं का जवाब है नहीं। खुद ही आप कह रहे हैं कि यहां पर शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहां पर बैठे हैं लीडर ऑफ द हाउस, छोटे छोटे बच्चे वहां पे जाते हैं मान्यवर, इसको कृपा करके बंद कराइए। ऐसा लाइसेंस वहां पर प्रतिबंधित होना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। डॉक्टर विक्रम सिंह सखानी जी। चेयरमैन सर, मैं आपका ध्यान बहुत ही एक संवेदनशील विषय में कराता हूं कि डीजीसीए ने जनवरी में एक सर्कुलर इशू किया फ्लाइट सेफ्टी का, जिसमें 3 प्रावधान किए गए कि एक पायलट जब 5.5 दिन 1 हफ्ते में 8 से 10 घंटे उड़ान भरता है, तो उसके बाद उसको 36 आवर्स की बजाय 48 आवर्स रेस्ट मिलना चाहिए। नाइट लैंडिंग 2 दिन ही कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 नाइट लैंडिंग्स, और कॉन्जिक्यूटिवली नॉट मोर देन 2 नाइट लैंडिंग्स। ये इंटरनेशनल सेफ्टी कंसर्न्स 2009 में जो कोलैजन एयर क्रैश हुआ यूएसए में, उसका रीजन फैटीग था, उस वजह से हुआ। लेकिन सर एक्चुअल क्या हुआ, इसका फेज 1 जुलाई में लागू हुआ। जैसे ही फेज 2 नवंबर में लागू हुआ, एयरपोर्ट्स में फियास्को हो गया। हम सब ने देखा, फ्लाइट्स, हजारों पैसेंजर्स। तो डीजीसीए ने, एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ खाई थी, एक तरफ एयरलाइंस के पास पायलट्स नहीं थे और दूसरी तरफ पैसेंजर्स सफर कर रहे थे। उन्होंने इसको एंड नवंबर में विड्रॉ कर लिया
safety was totally compromised. So I want to request you that some airlines, in the name of cost cutting or making profits, didn't have sufficient crew. इसकी वजह से फेयर भी 1 लाख रुपए हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर को बिल्कुल बर्खास्त करके वापस ले लिया जाए। अभी आपको पता ही है, एयर इंडिया अहमदाबाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसका भी कोई कॉन्क्रीट अभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और दुख की बात, कंसर्न है कि 65% ऑफ द एयर ट्रैफिक खाली 2 एयरलाइंस के पास है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से आग्रह से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सबकी जिम्मेवारी है, देयर इज नो ब्लेम गेम, कि भाई हम जो एयरलाइंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे पावर प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर नेशनल एसेट्स। जब कोई एनपीए हो जाता है, एनसीएलटी हो जाता है, तो सरकार उसका रिस्ट्रक्चरिंग करती है, पर ऐसा एयरलाइन के केस में नहीं किया गया। शायद वो एक कारण हो सकता है कि 2 एयरलाइंस ही 65% ट्रैफिक पे कर रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम मोनोपोली या डुओपोली की है, किसी एयरलाइन के पास पायलट्स हैं तो उनके पास अच्छे जहाज नहीं है, ऑर्डर करे हैं, 1.5 साल लगेगा। किसी के पास जहाज अच्छे हैं, उनके पास पायलट्स आर नॉट देयर। तो we can't compromise with the safety. So this safety regulation should be brought back maybe in a month's time or whenever, and we should have a fair play for airlines, because हमें अगर 5 Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, Karnataka is witnessing a serious sugarcane farmers agitation, especially in North Karnataka districts such as Belagavi, Bagalkote, Vijayapura, Vijayanagara, Bidar, Gadag, Haveri and Dharwad. Sir, the fair price announced by the union government for 25-26 is rupees 355 per quintal. After deducting harvesting and transport cost of rupees only 800-900 rupees per ton, farmers are left with only 2,600 to 3,000 rupees per ton. Sir, for below their demand of rupees 3,500, which is not profit, but it is the bare minimum for survival. Sir, the crisis deepens when we look at the ethanol allocation for 2024-25. Karnataka received only 47 crore litres, not 116.3 crore litres, as claimed by the union minister. He's come from Karnataka, is continuously giving a statement in Karnataka, sir. Sir, this figure of 47 crore litres comes from his own parliamentary reply dated 6 August 2025. Sir, over 4 years, Karnataka had the capacity to produce 879 crore litres of ethanol, yet OMC procured only 171 crore litres. Sir, but Gujarat, with only around 40 crore litres capacity, received procurement of 31 crore litres. Out of 40 crore litres, they have received 31 crore litres. Why is Karnataka continuously denied its fair share? Why this favoritism, sir? Sir, across India, more than 350 distilleries now facing uncertainty due to the new 2025-26 ethanol tender policy, which prioritize deficit zone and levies many established distilleries without order, despite of heavy investment, sir. So even in a maize, Mekkejola, Kalyan Karnataka and Kittur Karnataka face continuous drought and floods. This year, our farmers produced 60 lakh metric tons of maize, Mekkejola. The centre has not still now declared MSP. The state has stepped in by raising the per acre procurement limit from 20 to 50 quintals. Sir, union government alone decides FRP, sugar MSP, export permissions, ethanol procurement, blending targets, molasses duties and payment enforcement rules. Why is the burden pushed into the state, onto the state, sir? Sir, are the Prime Minister for urgent intervention allow state to fix a net price after H&T, revise FRP and sugar MSP, open export windows, ensure higher ethanol procurement for Karnataka and guarantee timely payment for the farmer, sir. Thank you very much. Sriman Rajendra Gupta ji. Okay. Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. Okay. I'm rising under 0 hour. Okay. Pause. Can you pause, sir? It will Can get you pause, announced. Ji, yes. Sriman Rajendra Gupta ji. Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. I raise under 0 hour to urge the government to expand international flight connectivity from Shahid-e-Azam
Bhagat Singh International Airport, Mohali. Despite handling around 10,000 passengers daily and processing the modern terminal capable of managing 4.5 million passengers annually, airport currently operates only 2 international routes to Dubai and Abu Dhabi, which vary about 9 international movements a week. This is disproportionately low compared to neighboring hubs, does not meet growing demand of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh. A wider region hosts one of the largest non-resident Indian population, particularly in UK, US, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Singapore and Canada. Yet millions of travelers, including students, workers, citizens and businessmen, are forced to undertake long and costly journey to Delhi or Amritsar to access international flight, adding fatigue, congestions and emissions. Direct service to key destinations such as London, Toronto and Singapore would significantly benefit citizens and strengthen the Tri-City emergence, a business, IT, MCA and tourism hub. This airport catchment, Punjab, Haryana, Chandigarh, represent combined market over 60 million people with substantial economical potential. A top-rated service quality with the only AI managed airport achieving maximum ASQ score of 5 among AI airport further highlights the readiness of the greater international operations. Hence, global connectivity would also support defense logistics, given Chandigarh's strategic importance and align with the government regional development priorities of UDAN. Therefore, I urge government to commission an independent route viability audit, fast-track terminal and custom capacity upgradation, secure permanent extended operational windows and airspace authorities, incentivize airlines to launch priority international route to Southeast Asia, Europe and North America. This is very, very important, sir. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Mataram. श्री अरुण सिंह जी। मैं आदिवासी भाई बहन के लिए सड़क संपर्क मार्ग का विषय उठाना चाहता हूं। सामान्य रूप से यह लोग जो है वन क्षेत्र और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके आसपास रहते हैं सर, और सड़क मार्ग नहीं होने से जहां एक तरफ सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। शिक्षा का हो, अस्पताल उनको आने जाने की सुविधा हो, अगर सड़क मार्ग ही बीच में रुक जाता है तो किस प्रकार से वो सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तो इसके लिए बहुत समस्या और दिक्कत आ रही है। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा सर, मिर्जापुर क्षेत्र में सर 7 सड़कें ऐसी हैं जो कोई 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक मतवार नया पंचायत है सर, कई वर्षों से सड़क बीच की बनी नहीं। कस्बे से वहां तक वन क्षेत्र तक तो सड़क बनी, फिर उसके बाद 7 किलोमीटर की सड़क रुक गई, फिर उसके बाद आगे सड़क बनी है। उस सड़क मार्ग से जाते हैं तो कई तो प्रसव मृत्यु भी उसके दौरान हो चुकी है सर। लेकिन यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड है, उसका नियम ऐसा है कि उतनी जमीन पहले सरकार उतनी जमीन एक आवंटित करे, उसके बाद उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कराए। तो यह बहुत जटिल प्रक्रिया है सर। मेरा सरकार से यह आग्रह है सर कि ऐसी सड़कें जो संपर्क मार्ग छोटी छोटी सड़कें हैं जहां पे कोई वृक्ष पेड़ भी नहीं कटना है, इन सड़कों का एक बार सर्वेक्षण करा लें और क्या नियम में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें तो ढंग से बन जाती है। ये छोटी छोटी संपर्क मार्ग जमीनी स्तर पर जाइए तो वो देखने को मिलता है कि वन विभाग उस सड़क को रोक देता है और रोकने के कारण 1.5 से 2 फीट गड्ढा। अगर 1 किलोमीटर भी सड़क रुक गई और गड्ढे 1 से 2 फीट के हैं तो आदमी उससे जाएगा कैसे। तो यह बहुत बड़ी समस्या है सर। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा निवेदन करूंगा, जो इस संबंध के मंत्री जी हमारे वन विभाग के, कि ऐसी सभी सड़कों का एक बार सर्वे कराएं जो छोटी छोटी सड़कें हैं, और उनकी जो समस्या का निवारण करने के लिए अगर कोई नीति में परिवर्तन करना हो तो वह भी करे। दूसरा इसके साथ एक मांग है सर कि कई दशक से कोई क्षेत्र अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गया तो रहना चाहिए। हम सबका दायित्व है कि जहां पर्यावरण को, वन्य जीव को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 किलोमीटर कोई पेड़ नहीं है, जंगली अगर कोई जानवर नहीं है, तो कुछ क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके ग्रामीणों के हित को ध्यान में रख करके उस क्षेत्र को डी नोटिफाई करके
अगर ऐसी आवश्यकता लगती है तो उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह काम करना चाहिए। यही मेरा आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना था कि ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, आदिवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिससे उनकी मूलभूत सुविधाओं को मिल सके, डॉक्टर वहां पे जा सके, शिक्षा के लिए वो कस्बे में आ सके, इन सुविधाओं का निराकरण। श्रीमान मदन राठौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी घटिया रील्स और जारी की जा रही है जिससे हमारे सामाजिक रिश्तों को तार तार करने का एक है। ऐसा लगता है कि क्या कोई एक प्लानिंग से हमारे रिश्तों को और इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, इनमें इस प्रकार की रील्स जिसमें हमारे पवित्र रिश्ते हैं कि जैसे भाभी को, बड़ी भाभी को हमने माँ के रूप में माना है, लेकिन देवर भाभी को लेकर के चाची भतीजा को लेकर के और इस प्रकार के ऐसे और रील्स बना करके और सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। अनचाहे लोगों को और देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नाबालिग नौजवान या बच्चे और उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हमारा सामाजिक रिश्ते बदनाम हो रहे हैं। और ये मैं सोचता हूं कि हमारे इस प्रकार का जो प्रयास अनैतिक और पारिवारिक मूल्यों को तोड़ने वाली ऐसी घटिया किशोरों युवाओं को नकारात्मक प्रभाव डालने वाली रील्स फेसबुक पर अनचाहे आ जाती है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी रील्स को बनाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए और जो इसको और दिखाने का काम करते हैं इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। महिलाओं का अशोभनीय चित्रण भी करते हैं, प्रेम संबंध पारिवारिक रिश्तों का गलत और भ्रामक प्रस्तुतिकरण। और मैं ऐसे हमारे यहाँ पर ऐसे एक्ट भी हैं, आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2021 में कुछ प्रावधान तो है, लेकिन ऐसे रील आधारित कंटेंट तेजी से फैलाने वाली अश्लील शॉर्ट वीडियोस पर नियंत्रण हेतु कठोर कानून बनाए जाने का मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। अश्लील और असामाजिक विघटनकारी रील्स को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान और दंड, सख्त दंड देने का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म आधारित जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अश्लील रील बनाने, शेयर करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सोशल साइट्स में ऐसी रील प्रचारित करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए और अन्यथा नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और रिश्तों की गंभीरता को गंभीरता से लेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कानून बनाने के लिए और सरकार को और आग्रह किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आर गिरिराजन जी। Thank you, Honorable Chairman. The findings come amid concerns over rising heart attack rates among under 40 adults in the country. Over the past few years, several people, including celebrities in their 40s and 50s, have died due to sudden heart ailments. Sir, although the Union Health Ministry clarified that there was no link between COVID-19 vaccines and heart attacks in young adults, there is an apprehension in the minds of the people that death by sudden heart attacks among youth population witnessed a fourfold increase post-COVID times. Sir, extensive studies conducted by the Indian Council of Medical Research, ICMR, and AIIMS have established no linkage between coronavirus vaccines and sudden premature deaths among adults post-COVID-19. The national studies have identified lifestyle and pre-existing conditions as key factors behind the deaths. But studies by medical professionals have revealed that sudden death by heart attack among Indian population, especially the under 40 age group, has increased alarmingly. Sir, the death of young people at the age bracket of 20 to 30 due to sudden heart attack has forced us to think whether it is a myth or mistake. In any case, there is an urgent need to look
into this serious issue if we really want to save our youth population. Sir, I would like to suggest that the union government should form a high-level national comprising of scientists from ICMR and eminent doctors from prominent hospitals committee for research and analysis of health conditions of million people sample selected from pan-India in the country and find out the truth behind the rising deaths by heart attacks of young people in the last 4 years. Thank you, sir. श्रीमान शंभूचरण पटेल जी। आपका बहुत बहुत आभार सभापति महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में रेलवे का कायाकल्प हुआ है। सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हुआ है। और महोदय, मैं बिहार प्रांत से आता हूं। जब डीडीयू से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जब हावड़ा की ओर चलते हैं भाया पटना होते हुए क्यूल, लखीसराय, झाझा, झसीडी होते हावड़ा की ओर जाते हैं महोदय, तो अन्य रूटों की अपेक्षा जैसे पटना दिल्ली भोपाल रूट है, दिल्ली बॉम्बे रूट है, इन ट्रेनों की जो स्पीड है, बिहार में जो ट्रेनों की स्पीड है उसके अपेक्षा बिहार के ट्रेनों की स्पीड बहुत कम है महोदय। अब मुझे पटना से अगर रांची जाना हो महोदय तो एवरेज हमको 9 घंटा का सफर तय करना पड़ता है, जबकि पटना से रांची की दूरी 379 किलोमीटर है। वही मैं अगर हम लोग पटना या दिल्ली से झांसी जाते हैं महोदय 410 किलोमीटर है, यहाँ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं महोदय। तो माननीय रेल मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम बिहार में बहुत सारे अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है, ट्रैक का भी स्पीड बढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ा सा और जो हम लोग को ट्रेन की सुविधा है उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के जोड़ने के लिए पटना से सीतामढ़ी, पटना से रक्सौल, पटना से क्या कहते हैं किशनगंज और पटना से जो कोलकाता वाला रूट पे है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए महोदय। जब हम दानापुर डिवीजन में जैसे ही पटना ट्रेन इंटर करती है महोदय उसकी स्पीड ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो बचा हुआ रूट है, जिस रूट से पटना से और झारखंड के लिए या हावड़ा रूट में जो ट्रेनें चलती है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, साथ ही साथ नए ट्रेनों का भी सौगात हम लोग को दिया जाए। धन्यवाद महोदय। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर में जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए खड़ा हूं। आदरणीय महोदय, जम्मू और कश्मीर जलवायु परिवर्तन के पूरे प्रभावों का सामना कर रहा है, जिसमें तापमान में वृद्धि, बारिश के पैटर्न में बदलाव और अत्यधिक मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति जो है वो शामिल है। ये राज्य बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो यहाँ के लोगों की आजीविका को बहुत प्रभावित करती है। मानवर जलवायु परिवर्तन पर NAPCC, NAFSS जो राष्ट्रीय कार्य योजनाएं हैं जो जम्मू और कश्मीर को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करती हैं। हालांकि राज्य को जलवायु लचीलापन उपायों को लागू करने के लिए अधिक केंद्रित ध्यान और संसाधनों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वह जम्मू और कश्मीर को जलवायु निगरानी और आरंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने, स्थायी कृषि और जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, जलवायु लचीलापन बुनियादी ढांचा विकसित करने और मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पहलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता जो है वो प्रदान करे। जम्मू संभाग के लगभग सभी क्षेत्रों में और मुख्यतः रूप से मैं चशोती की बात करना चाहूंगा कि किश्तवाड़ में बॉर्डर में जो क्षेत्र है जहां पर आई हुई बाढ़ के स्वरूप माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ और ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश मैं डालना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू कश्मीर को ऐसे उपाय
लागू करने में सहायता प्रदान करे जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय अमित शाह जी का भी, माननीय जेपी नड्डा जी का भी, माननीय राजनाथ जी एवं शिवराज चौहान जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वहां पर हमारे ध्यान में लाया गया और ये सभी प्रमुख जो मंत्रीगण हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर में विजिट किया। आरंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि सरकार वायुमंडलीय स्थिरता का पता लगाने और समय पर अलर्ट जारी करने के लिए डॉपलर रडार, उपग्रहों और ग्राउंड सेंसर जैसी उन्नत तकनीकों को स्थापित करने का विचार करें। इससे अधिकारी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकेंगे, जिससे जान माल के नुकसान का जोखिम कम होगा। श्रीमती मैं ये राजकीय Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise to draw the urgent attention of this House to a matter that affects the integrity of our athletes and the global image of our nation. The need to promote indigenous production of anti-doping kits under the Make in India initiative to the work towards making India dope-free sporting nation. Sir, India has emerged as a global sporting powerhouse. Our athletes are breaking barriers, winning international medals and inspiring millions. However, the menace of doping continues to threaten fair play, athlete health, and our country's reputation on the world stage. At present, a significant portion of high-quality anti-doping testing kits and equipment is imported, resulting in high cost, delay in testing cycles, and dependency on external agencies. This is where the Make in India mission can play a transformative role. By encouraging indigenous research, manufacturing, and technology development for anti-doping kits, including sample collection devices, testing reagents, and the portable detection equipment, India can become self-reliant and even emerge as a global supplier of world-class anti-doping solutions. Sir, such an initiative will not only reduce cost but also speed up testing, increase transparency, and strengthen the deterrence mechanism across all levels of sport, from grassroots to elite. Indigenous kit production will also open new avenue of employment, innovation, the scientific research in line with the vision of Atma Nirbhar Bharat. At the same time, to make India truly dope-free nation, we must adopt a holistic approach, aggressive awareness campaign among young athletes, stronger monitoring at training centers, regular random testing, and strict action against violators, while ensuring that clean athletes receive full support and protection. Therefore, I urge the government to establish a national program for indigenous anti-doping kit development under Make in India, support Indian scientific institutions and startups to innovate in doping detection technology, strengthen NADA and regional testing laboratories with modern equipment and manpower, and launch nationwide movement to build a clean, transparent, and dope-free sporting culture. Sir, protecting the purity of sports is not just a regulatory duty, it is a national responsibility. I request the government to take urgent and concrete steps in this direction. Thank you, sir. Dr. Bhim Singh ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान देश में चिकित्सा प्रतीकों के उपयोग से जुड़ी हुई एक गंभीर विसंगति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेडिकल साइन के रूप में पहले लाल रंग के प्लस के चिन्ह का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, लेकिन रेड क्रॉस संगठन की आपत्ति के उपरांत इस चिन्ह का उपयोग भारत में बंद कर दिया गया। उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में प्रतीकों के रूप में विदेशी चिन्हों का प्रयोग बढ़ता गया। आज भी हमारे देश में चिकित्सा के प्रतीक के रूप में दो विदेशी चिन्हों कैड्यूसियस तथा रॉड ऑफ एस्क्लेपियस का प्रयोग किया जा रहा है। कैड्यूसियस दो सांपों और पंखों वाला चिन्ह है, जो प्राचीन यूनानी देवता हर्मिस का प्रतीक था और जिसका संबंध वाणिज्य, व्यापार और संदेश वाहन से था, न कि चिकित्सा से था। वहीं रॉड ऑफ एस्क्लेपियस एक सांप वाले डंडे का चिन्ह है,
जो यूनान की चिकित्सा परंपरा पर आधारित है, पूरी तरह विदेशी अवधारणा है। भारत जैसे प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा विरासत वाले देश में इन विदेशी प्रतीकों का उपयोग हमारी वैदिकीय परंपरा, आयुर्वेदिक दर्शन और चिकित्सा इतिहास के साथ न्याय नहीं करता। हमारे पास योग, आयुर्वेद, सिद्ध, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसी अमूल धरोहरें हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, फिर भी हमारे आधुनिक चिकित्सा तंत्र में भारतीय पहचान का कोई औपचारिक प्रतीक मौजूद नहीं है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हमारे चिकित्सा प्रतीक हमारी अपनी संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, वैज्ञानिक विरासत को दर्शाएं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कैड्यूसियस और रॉड ऑफ एक्लिप्सिस दोनों विदेशी प्रतीकों को हटाकर भारत की चिकित्सा परंपरा पर आधारित एक नया स्वदेशी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चिकित्सा प्रतीक का निर्धारण किया जाए। वंदे मातरम। Honorable members,